नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना विशाल मोदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आहार नाल में मुख गुहा के अगले भाग, जिसका नाम क्या है, लार ग्रंथि के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने, लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हम लोगों ने जिह्वा के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था। जिह्वा के बारे में यानी जीभ के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया। मुख गुहा के 4 भाग होते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कौन कौन सा। पहला भाग आपके पास में था तालु, पूरा पढ़ लिया। दंत, उसको भी पढ़ लिया हम लोगों ने। तीसरा भाग आपके पास में कौन सा था, जीभ, जिह्वा, उसके बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग अंतिम भाग लार ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लार ग्रंथियां क्या होती है? लार ग्रंथियां आपको पता है कि पाचक ग्रंथियों में आती है, और हम जानते हैं कि पाचक ग्रंथियां किस प्रकार की होती है, बहिस्त्रावी प्रकार की होती है। समझ रहे हैं ना, बहिस्त्रावी। मैंने पहले भी बता चुका हूं, आप मेरे पीछे वाले वीडियो में, 1 नंबर वाले वीडियो में जाकर के भी देख सकते हैं। बहिस्त्रावी को पूर्ण रूप से मैंने उसका व्याख्या कर रखा है वहां पे। तो यहां पे मैं आपको यह बताऊं, बहिस्त्रावी का तात्पर्य यह है, ऐसी ग्रंथियां जिनकी स्वयं की क्या हो, नलिका हो। समझ रहे हो, स्वयं की नलिका हो, यानी उनका स्त्रावण उनकी स्वयं की नलिका में से लक्षित अंग पर पहुंचता है। तो ऐसी ग्रंथियां क्या कहलाती है, बहिस्त्रावी प्रकार की कहलाती है। तो पहला बिंदु मैं यहां पे लिखना चाहूंगा इसके बारे में, जो अपने पास में आ रहा है, ये कैसे प्रकार की है आपके पास में, बहिस्त्रावी प्रकार की है। समझ गए बच्चे, बहिस्त्रावी। दूसरा और सबसे मुख्य बिंदु की बात करने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा। अगर आपने सुन लिया तो समझ लो आपने गढ़ जीत लिया। ठीक है, तो ऐसा है बच्चे कि सवाल आता है कि लार ग्रंथियां कहां स्थित होती है। तो आप हमेशा अपने उत्तर में लिखोगे क्या, मुख गुहा में लार ग्रंथियां स्थित होती है, और वहां पे आपको दे दिया जाएंगे 0 नंबर। सर ये कैसे हो गया सर, 0 नंबर? ऐसा तो मत करो सर। तो मैं आपको बता देता हूं, लार ग्रंथियां सदैव मुख गुहा के बाहर की ओर स्थित होती है, परंतु इनकी नलिकाएं लार ग्रंथियों का स्त्रावण, लार ग्रंथियों का स्त्रावण क्या होता है, लार, उसे मुख गुहा के अंदर डिलीवर्ड करती है, पहुंचाती है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे लार ग्रंथियां कहां स्थित होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, लार ग्रंथियां सदैव मुख गुहा के बाहर की ओर स्थित होती है। समझ गए क्या? तो मैं इसको पॉइंट को लिखना चाहूंगा यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह ग्रंथियां कहां होगी, मुख गुहा के बाहर की ओर स्थित होती है, बाहर की ओर स्थित होती है। पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। ठीक है ना, बहुत खतरनाक पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे इसको मैं आपके पास में बता देता हूं कि मुख गुहा के इधर की तरफ, बाहर की तरफ है ये। ठीक है, लार ग्रंथियां दिख रहा है ना बच्चों आपको? ठीक है, हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है, ट्यूबलाइट लग रही है यार, नया पिक्चर है, डिजिटल पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में। अब मैं तीसरा बिंदु इसके बारे में बात करूंगा, लार ग्रंथियों के बारे में, और मैंने हाईलाइटर को सेलेक्ट किया हुआ, इसलिए स्टार भी चमक रहा है हमारा। देखिए क्या खतरनाक चमक रहा है। बंद हो जा, फुश, जादू हो गया। हाँ। तो ये देखो, तीसरा पॉइंट लार ग्रंथियों के बारे में आएगा बच्चे। लार ग्रंथियां मानव में 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या आ जाएगा रे, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मानव में पाई जाती है। समझ गए क्या? उन 3 जोड़ी ग्रंथियों के नाम बताने जा रहा हूं बच्चों आपको। जैसे मैं नाम बता रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा अटपटा, सर अंग्रेजी में क्यों बता रहे हो, सर अंग्रेजी में नहीं याद रखना मुझे, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन मैं आपको एक आपके भले के लिए बता रहा हूं आपको कि इसका नाम अंग्रेजी में याद रखिएगा बेटा। ठीक है, ऐसा ही पूछा जाता है। जूलॉजी में कई नाम डायरेक्ट इंग्लिश में आ जाते हैं, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसका इंग्लिश क्या था, हमको तो पता ही नहीं था, हमारा सवाल छूट गया। तो इसलिए मैं आपको अंग्रेजी बता रहा हूं इसके अंदर, तो आप घबराइएगा बिल्कुल मत। ठीक है, बोर्ड में आपके पास में दोनों ही भाषा के अंदर क्या होता है, परीक्षा पत्र आता है। समझे ना मेरी बात को? तो 3 जोड़ियां लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में पहली ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। क्या नाम है? पैरोटिड ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि का नाम है सब मैंडिबल और सब मैक्सिलरी ग्रंथि। सब मैंडिबल
और सब मैग्जिलरी ग्रंथि। तीसरा नाम है आपके पास में सब लिंगुअल ग्रंथि। क्या है? सब लिंगुअल ग्रंथि। ये 3 नाम होते हैं इसके अंदर। अब इनके ये हर कोई ग्रंथि जो है आपके पास में वो एक एक जोड़ी है। मैंने 3 नाम बताए ना, 3 जोड़ी होती है, तो हर कोई एक एक पेयर है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। मैं इसको आपको टेबल के माध्यम से समझाता हूं। टेबल के माध्यम से आपको इन तीनों के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और बातचीत करते हैं। उससे पहले मैं एक बिंदु और यहां पे दर्ज करना चाहूंगा बच्चों, जो मेरे पास में है। लार ग्रंथि का स्त्रावण जो है, लार ग्रंथि का स्त्रावण क्या कहलाता है? लार ग्रंथि का स्त्रावण लार कहलाता है। क्या कहलाता है? लार कहलाता है। इस बिंदु को याद रखिएगा। लार को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं रे? सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। तलाइवा नहीं रे, तलाइवा तो गाने में आता है, ऑल द रजनी फैन तलाइवा, वो नहीं, ये है सलाइवा, लार। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं? यहां पे हम लोग ये जो है जिसके टेबल के फॉर्मेट में हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में? तीनों ग्रंथियों के बारे में। एक बार मैं तीनों नाम से फिर से परिचित करवा देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे। देखिए, फीचर का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, कि किस किस लक्षण के आधार पे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, तो वो लक्षण मैं यहां पे लिखता जाऊंगा और उनके आधार पे हम इसकी तुलनात्मक विवरण पढ़ेंगे। पैरोटिड, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पैरोटिड ग्रंथि। आपको बताया था अभी मैंने आप लोगों को, पैरोटिड ग्रंथि है ना। दूसरा नाम है जो कॉमन नाम है, सब मैंडिबुलर और सब मैग्जिलरी ग्रंथि। ठीक है, सब मैंडिबुलर और सब मैग्जिलरी ग्रंथि। समझ रहे हैं मेरी बात को? तीसरा है सब लिंगुअल ग्रंथि। क्या है? सब लिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, तो सब लिंगुअल को जैसे अधोजिह्वा बोलते हैं, अधोजिह्वा ग्रंथि होती है ये। ठीक है, मैंडिबुलर और मैग्जिलरी होती है वो जबड़े के नीचे की तरफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इसकी अंग्रेजी याद रखो, ये चीज है। सब का मतलब यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ होता है सब, SUB, सब, सब से तात्पर्य होता है यहाँ पे अधो। अधो मतलब नीचे की ओर, है ना। तो अधो, अधो अपन लिख रहे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या यूज करेंगे? सब यूज करेंगे। समझ गए बात को मेरी? अब मैं यहाँ पे आपके पास में क्या कर रहा हूं? लक्षण लिखूंगा। लक्षण में सबसे पहला लक्षण रहेगा आपके पास में स्थिति, कि ग्रंथि कहां पे स्थित होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या? स्थिति, लोकेशन, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। कहते हैं ना तेरे लोकेशन क्या है, तू कहां पे, ठीक है, कहां पे स्थित है। तो पैरोटिड ग्रंथि सबसे पहले नंबर पे, पैरोटिड ग्रंथि ये कहां स्थित होगी? पैरोटिड ग्रंथि, देखिए ये आपके पास में ईयर है, कान है, कान के जस्ट नीचे की तरफ क्या होगा? एक इधर और एक इधर। कौन है स्थित आपके पास में? पैरोटिड ग्रंथि स्थित है। एक इधर की ओर है रे और एक इधर की ओर है। समझ में आ रहा है क्या? कर्ण के नीचे की ओर, कर्णपाली, ये पूरा कर्ण है, कर्ण के नीचे की ओर कौन स्थित है? कौन स्थित है? पैरोटिड ग्रंथि। तो इसको हम लोग किस भांति लिखेंगे? इसको हम लोग जिस प्रकार लिखने जा रहे हैं वो देखिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि कर्ण के या कर्ण पाली के, ऐसा ज्यादा सही रहेगा बेटा। ठीक है, क्या लिख दिया अपन? देखो जादू हो रहा है, देखता जाना। एक और जादू करता हूं, ये हो गया। कर्ण पाली के नीचे की ओर क्या आ जाएगा? कर्ण पाली के नीचे की ओर स्थित है। समझ गए क्या इस बात को? बोलो हाँ। समझ गए तो कमेंट में ड्रॉप करो कमेंट की सर समझ में आ गया पूरा। और डाउट आया तो डाउट भी पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा सारे डाउट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सब मैंडिबुलर मैग्जिलरी के बारे में बात करने से पहले ये पैरोटिड ग्रंथि को कई पुस्तकों में या कई जगह पे इस प्रकार भी लिखा होता है। जैसे मान लीजिए ये कर्ण पल्लव है या कर्ण पाली है, इसके नीचे है, तो ये जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया जहां पे पैरोटिड ग्रंथि होगी रे, दिख रहा है क्या रे? यहाँ पे, इधर देखो रे, यहाँ पे, हाँ ये वाला। तो ये जो है आपके पास में, ये गाल के एरिया में भी काउंट होता है, गाल में। तो गालों में जो ग्रंथि होती है उसको अपन पैरोटिड ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो कई जगह पे अगर आपको सवाल में या उत्तर में अगर बहुविकल्पीय सवाल में ऐसा विकल्प मिले गालों में स्थित होती है और ये वाला विकल्प ना मिले, तो आप गालों में उसको क्या कर सकते हैं? सही करके आ सकते हैं। समझ गए बच्चे? ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सब मैंडिबुलर और सब मैग्जिलरी ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होगी? तो वो ऊपरी तथा निचले जबड़े की संधि, संधि मतलब जॉइंट, जहाँ पे दोनों मिल रही है, वहाँ स्थित होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं रे?
ऊपरी तथा निचले जबड़े की संधि पर। समझ गए क्या? बोलो हाँ। समझ गए सर तो कमेंट ठोक दो। ठीक है, तो याद रखना, ऊपरी तथा निचले जबड़े की संधि पर कौन स्थित है आपके पास में? मैंडिबुलर या मैक्सिलरी ग्रंथि। देखो एक बात आपको समझा रहा हूं, ये पहले दंत वाले में भी बताई थी मैंने आप लोगों को। ठीक है, अपने कर्ण पल्लव को खोल के सुन लेना रे बहुत अच्छे से। ये जो मैक्सिलरी ग्रंथि आपको ये मैक्सिलरी नाम नजर आ रहा है यहाँ पे, ये मैक्सिलरी नाम कहां आया था पहले? ऊपरी जबड़ा अस्थि को क्या कहते हैं? मैक्सिलरी बोन कहते हैं, मैक्सिलरी अस्थि कहते हैं। ऐसा हमने दांत वाले अध्याय में या दांत वाले वीडियो में भी देखा था। समझ गए? मैंडिबुलर जो आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं रे? इसको हम कहते हैं कि ये निचले जबड़े की अस्थि है। क्या है? निचले जबड़े की अस्थि। इसलिए हमने इसको क्या दे दिया? इसकी स्थिति का नाम क्या दे दिया? इसकी स्थिति को लिख दिया ऊपरी तथा निचले जबड़े की अस्थि के संधि पर। समझ रहे हैं? तो ये इसके क्या होगी? लोकेशन आ जाएगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं तीसरी ग्रंथि के बारे में, जो है सबलिंगुअल ग्रंथि। ये होती है जिह्वा के नीचे की ओर। अधो जिह्वा है ना, ये ग्रंथि का नाम क्या है? अधो जिह्वा, जिह्वा के नीचे की ओर। अरे इस कलर से थोड़ी ना लिखना यार, टेक्नोलॉजी भी बड़ी खतरनाक है यार, मेरा कलर चेंज कर दिया, ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिह्वा के नीचे की ओर, जिह्वा के नीचे की ओर स्थित कौन है? जो स्थित है वो कौन सी ग्रंथि है? सबलिंगुअल ग्रंथि। समझ गए क्या? बोलो हाँ। हाँ सर समझ गए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मैं दूसरे बिंदु की बात करता हूं यहां पे, आमाप। ठीक है, आमाप। आमाप में सबसे ज्यादा कौन सी बड़ी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, और मध्यम वर्ग या मध्यम साइज की कौन सी होगी? तो यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि का जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या रे? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है। अगर आपको सवाल पूछता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या उत्तर देंगे? यकृत। अगर आपको सवाल पूछता है कि लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या उत्तर देंगे? पैरोटिड ग्रंथि। अगर आपको कोई पूछता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आप उत्तर देंगे थायराइड ग्रंथि। समझ रहे हैं? ये मैंने आपको एक बहुत ही गोल्डन पॉइंट बताया है। इस बात पे तो लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट ठोक दो। ठीक है, ये चीज आपके पास में। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी जो ग्रंथि है वो मध्यम आकार की होती है, मध्यम आमाप की होती है। और सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है यहाँ पे कौन सी आपके पास में? छोटी जो ग्रंथि आ रही है वो कौन सी है? सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, अच्छा छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, बड़ी की लगेगी क्या? लगा देते हैं यार, हो जाती है कई बार भूल, मानवीय भूल है, छोटी ग्रंथि हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आमाप के बाद में तीसरा इसके अंदर आता है नलिका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नलिका। क्यों बोल रहा हूं मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट? नलिका क्योंकि ये लार ग्रंथियां बहिस्रावी प्रकार की होती है, तो प्रत्येक ग्रंथि से कोई ना कोई नलिका निकलेगी, जरूर निकलेगी ना? बोलो हाँ। ठीक है, और इन नलिकाओं का नाम जो है वो साइंटिस्ट के नाम के आधार पे है। तो जो पैरोटिड ग्रंथि से जो नलिका निकलती है उसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेनसन्स डक्ट। क्या होता है? स्टेनसन्स नलिका। ठीक है, नाम थोड़ा पेचीदा है पर कोई बात नहीं, साइंटिस्ट के नाम कब से आसान होने लग गए बेटा। ठीक है, ये चीज है। जो मैंडिबुलर मैक्सिलरी की नलिका होती है वहां से निकलती है वार्टन की नलिका या वार्टन नलिका, और सबलिंगुअल से निकलती है रिविनस की नलिका। क्या होती है? रिविनस की नलिका, रिविनस नलिका। समझ गए क्या? नलिका मैंने बता दी। अब क्योंकि लार ग्रंथि स्थित कहाँ है? मुख गुहा के बाहर, लेकिन जो लार का स्त्रावण है वो नलिका के माध्यम से कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा भाई? वो पहुंचेगा मुख गुहा में। तो ये नलिका
अपनी अपनी ग्रंथियों से निकल के मुख गुहा में किस किस स्थान पे खुलती है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरे पास में अगला लक्षण जिसके बारे में बात करेंगे अपन, कहाँ पे खुलती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खुलती है। मुख गुहा में ये कहाँ कहाँ खुलती है उसके बारे में हमको बातचीत करने का है। तो पहली ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि ऊपरी जबड़े के वेस्टिब्यूल भाग में खुलती है। वेस्टिब्यूल भाग पता है क्या? नहीं पता? बता देता हूं। जो आपके पास में मसूड़े और गालों के बीच का भाग है उसको अपन क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल भाग। देखिए जरा मेरे फेस पे देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। ये जो भाग मैंने आपको बताया है ये आपके पास में कौन सा भाग है? वेस्टिब्यूल भाग है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये ऊपरी जबड़े के वेस्टिब्यूल भाग में खुलेगी। तो यहां पे लिख देते हैं ऊपरी जबड़े के वेस्टिब्यूल भाग। ठीक है, क्या जाएगा? वेस्टिब्यूल, सॉरी इसको अपन थोड़ा सा सही कर दें, वेस्टिब्यूल भाग में खुलेगी। समझ गए क्या? बोलो हाँ हाँ सर समझ गए। अच्छा थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो थोड़ा सा यार जूम कर लेना यार, सारणी बना दी मैंने, नहीं तो मैं इसको एकदम बड़ा बड़ा लिख के दिखा देता। आप ना चाहते हुए भी देखने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। सब मैंडिबुलर और मैक्सिलरी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पे खुलती है? ये खुलती है बिहाइंड लोअर इंसाइजर, निचले जबड़े के इंसाइजर दांत के पीछे की ओर खुलती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? निचले जबड़े के इंसाइजर को मैं डायरेक्ट चिन्ह से प्रदर्शित कर रहा हूं, आई से। आप लोग जानते हैं, मैं बता चुका हूं दंत वाले वीडियो में। इंसाइजर दांत के पीछे की ओर क्या आ जाएगा? पीछे की ओर आ जाएगा। तो ये आपके पास में इसका लोकेशन आ जाएगा। सबलिंगुअल जो जिह्वा के नीचे होती है और जिह्वा के ऊपर आके खुल जाती है, समझ रहे हो? तो ये अधर सतह, जिह्वा की अधर सतह पर खुलती है। तो मैं क्या लिख दूं इसमें? जिह्वा की अधर सतह पर। ठीक है, जिह्वा की अधर सतह पर क्या होगी? ये ग्रंथियों की नलिका यानी रिविनस की नलिका खुलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। अब पांचवा लक्षण है लार का प्रतिशत। लार कौन सी ग्रंथि कितना कितना प्रतिशत लार का स्त्रावण करती है? तो यहां पे पैरोटिड ग्रंथि 25% लार का स्त्रावण करती है। कितना? 25%। सब मैंडिबुलर मैक्सिलरी लार का स्त्रावण 70% करती है, जो कि अधिकतम होता है। और 5% लार का स्त्रावण किसके माध्यम से होता है? सबलिंगुअल ग्रंथि के माध्यम से होता है। ठीक है, तो अधिकतम लार का स्त्रावण कौन करती है? सब मैंडिबुलर और मैक्सिलरी ग्रंथि करती है। आगे क्या बात समझ में? तीनों ग्रंथियों को मैंने आपके पास में सारणीबद्ध तरीके से समझाया है। सारणी आपके सामने पड़ी हुई है, आप बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। हो सके तो नोट्स भी बनाने की कोशिश कीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है 12वीं क्लास का ये चैप्टर लार ग्रंथि, यानी कि ये जो मेन जो आपको टॉपिक बताया लार ग्रंथियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि से जो स्त्रावण होता है वो क्या होता है? लार होता है। तो लार का संगठन क्या होगा? लार के संगठन की बात बता देता हूं मैं आप लोगों को। तीसरे नंबर पे अपने पास में अपन बात कर रहे हैं लार का संगठन। संगठन को पढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि प्रत्येक दिन में जो मनुष्य है वो कितने मात्रा में लार का स्त्रावण करता है? तो देखिएगा इधर 1500 ml लार प्रतिदिन मनुष्य स्त्रावित करता है। ठीक है, 1500 एक फिक्स नहीं है, 1000 से 1500 होता है, लेकिन जनरली 1500 लिखा जाता है 1.5 लीटर। ठीक है, अगर मैं आपको लगभग की वैल्यू बताऊं तो 1 से 1.5 लीटर भी आप लोग लिख सकते हैं। समझ गए? तो यहां पे पहला बिंदु क्या आ जाएगा? 1500 ml लार का प्रतिदिन स्त्रावण कौन करता है रे? मानव शरीर में होता है, लार ग्रंथियां करती है। लार का पीएच जो है वो 6.8 रहता है रे। कितना रहता है? 6.8। डब्बा बनाऊं क्या रे अलग कलर से? देखो बनता है, देखो क्या जादू है। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी, रख लेंगे। अब मैं लार का संगठन समझाता हूं आपको कि लार का संगठन क्या क्या होगा। देखिएगा जरा इधर, बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा। लार का संगठन, एक नंबर पे जो लार के संगठन में बात आएगी
वो है आपके पास में जल। क्या है? जल। जल सबसे अधिकतम मात्रा में लार में पाया जाता है, लगभग समझ लीजिए 99% जल की ही मात्रा होती है, समझ रहे हैं। शेष 1% अन्य चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। 2 नंबर पे मैं बात करता हूं जल के बाद में जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट है रे, बचपन से लेकर के अभी तक के बुढ़ापे तक पढ़ते आ रहे हो, लार एमाइलेज एंजाइम। कौन सा? लार एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, लार एमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम भी लार के द्वारा ही स्त्रावित होता है। अच्छा, एक बात और सुनिए, इसका एक और नाम होता है बेटा टाइलिन। क्या नाम होता है? टाइलिन। टाइलिन इज द अनदर नेम ऑफ लार अमाइलेज। दूसरा नाम है किसका? लार अमाइलेज का। क्या है? टाइलिन है। क्या है? टाइलिन है। लार एमाइलेज। लार एमाइलेज के बारे में वैसे तो मैं आगे विस्तृत अध्ययन करवाऊंगा आप लोगों को, लेकिन यहां जानकारी दे दूं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में इस एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन यह एंजाइम स्वयं करता है। समझ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट ये ऐसा घटक है भोजन का जिसका पाचन का शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग जो है वो मुख्य गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। लार अमाइलेज, समझ गए? जिसका दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। ठीक है, अब मैं आपके पास में जो बताने जा रहा हूं वो है 3 नंबर बिंदु, और 3 नंबर पे जो आएगा वो है लाइसोजाइम। क्या आ जाएगा रे? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम प्रतिजैविक प्रॉपर्टी का होता है। प्रतिजैविक समझ रहे हैं ना? दो क्या करेगा आपके पास में? बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करेगा। वो कौन है? लाइसोजाइम। ये एक प्रकार का रसायन जो बैक्टीरिया वगैरह को मारने का कार्य कर रहा है आपके पास में, लाइसोजाइम। 4 नंबर पे मैं विवरण दे रहा हूं, इसके अंदर आपके पास में जो है श्लेष्मा। क्या आ जाएगा? श्लेष्मा। कौन सी माँ? श्लेष्मा। ठीक है। 5 नंबर पे क्या होता है? कुछ आयंस होते हैं बच्चे, आयंस। ठीक है, जिसको अपन इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, कुछ आयंस, और वो आयंस कौन कौन से हैं वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। एक आ जाएगा सोडियम, तो एक आ जाएगा पोटेशियम, तो एक आ जाएगा आपके पास में बाइकार्बोनेट, तो एक और आ जाएगा आपके पास में क्या? क्लोराइड आयन। ये भी लार में पाए जाते हैं। आ गई क्या रे? ये तो क्या चीज थी? सामान्य बात थी। अब किस प्रकार मैं इसको विभेद करता हूं? 2 चीजें और है जो लार में मिलती है, और वो बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, देखिएगा जरा। अब मैं इसको लिखने का प्रयास कर रहा हूं यहां पे, तो आप लोग देखिएगा जरा। 6 नंबर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं IgA एंटीबॉडी। क्या लिख रहा हूं? IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी जो है वो किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। प्रतिजैविक है, एंटीबॉडी है, प्रतिजन को मारने के लिए काम करेगा। प्रतिजन मतलब समझ रहे हैं, जो शरीर से बाहर से आने वाले जो रोग के कारक होते हैं, रोगजन होते हैं, उनको मारने का कार्य कर सकता है ये। एंटीबॉडी का मतलब ही यही होता है बेटा। प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। मानव शरीर में 5 प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी है। सर क्या बोला आपने? दमादम बोल दिया, मुझे तो कोई समझ में ही नहीं आया। तो आपको बता देता हूं मैं कि इसको याद रखने का तरीका आपको मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा। GAME, गेम डी। क्या लिखा मैंने? गेम डी। इन सब के आगे आप IG लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। यही 5 प्रकार के एंटीबॉडी मानव शरीर में होते हैं रे। ठीक है, और आप कभी जीवन में नहीं भूल सकते अगर आप ये ट्रिक याद रख लोगे तो। समझ रहे हो? सर ये बात तो ठीक है, लेकिन आप इसके आगे IG का ही कर रहे हो, मेरे को पता नहीं चल रहा है ये। तो IG के बारे में भी बताता हूं आपको। IG का मतलब होता है इम्यूनो, सुनना है ना, थोड़ा वर्ड है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। रिपीट करूं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन से तात्पर्य यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, अर्थात एंटीबॉडी भी एक प्रकार का क्या हो गया? प्रोटीन। यानी IG का मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, और वो क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि वृहद और सूक्ष्म अमीनो अम्ल की चेन से, श्रृंखलाओं से निर्मित होता है। विस्तृत विवरण हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र के अध्याय में जरूर करेंगे, मानव स्वास्थ्य वाले में। बाकी आपको ये चीज याद रखनी है, याद रख लीजिएगा, मानव शरीर में 5 एंटीबॉडी मिलते हैं। समझ गए बेटा? ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक गोल्डन पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको बहुत बार पूछा गया है।
ठीक है। और 7वां पॉइंट एक और बता देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार नहीं बताया जाता है। लार में क्या होता है बेटा, कुछ मात्रा में यूरिया व यूरिक अम्ल भी पाए जाते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यूरिया व यूरिक अम्ल, क्या लिखूंगा, यूरिया व यूरिक अम्ल। तो ये बात भी आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी, यूरिया व यूरिक अम्ल भी मिलेगा इसके अंदर। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, लार का संगठन बताया है बच्चे। लार का संगठन एक बार फिर से देख लें। क्या, लार में सबसे अधिक मात्रा में जल मिलेगा क्या, जल। उसके बाद में लार में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास में एंजाइम मिलेगा, जिसका नाम क्या है, लार एमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में काम आएगा। फिर लाइसो एंजाइम, जो प्रतिजैविक गुण को निभाएगा, यानी कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। श्लेष्मा यहाँ पे उपस्थित रहता है इसका संगठन पूर्ण करने के लिए। आयंस जो होते हैं वो कुछ परासरण का नियमन भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो सोडियम है, पोटाशियम है, बाइकार्बोनेट है और क्लोराइड आयन है। IgA एंटीबॉडी भी लार में मिलता है, अभी बताया मैंने आपको। और कुछ मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में यूरिया तथा यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। समझ में आ गई बात आपको। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको लार के बारे में कुछ पॉइंट बताया, लार का संगठन क्या होता है। अब लार ग्रंथियों से रिलेटेड कुछ विशेष बिंदु की मैं यहाँ पे बात करूंगा। विशेष बिंदु कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम लोग। एक नंबर पे जो विशेष बिंदु की बात करने जा रहा हूं मैं, वो देखिए आप लोग। एक नंबर पे जो है, क्या होता है बेटा, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ना, पैरोटिड ग्रंथि, इस पैरोटिड ग्रंथि में क्या होती है, सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को मम्प्स बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, मम्प्स, MUMPS, मम्प्स। तो पैरोटिड ग्रंथि के सूजने को क्या कहते हैं अपन, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि के शोथ बिल्कुल सही शब्द है बेटा। शोथ को अंग्रेजी भाषा में इन्फ्लामेशन कहते हैं और इसका मतलब होता है सूजना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, सूजना। ठीक है, शोथ को मम्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मम्प्स कहते हैं, या इस स्थिति को क्या कहते हैं, मम्प्स कहते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक कंडीशन होती है बेटा, जिसमें क्या होता है, खाने को निगलने में बहुत ही दर्द होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, मम्प्स को। रह जाएगा क्या याद, बोलो हाँ, रह जाएगा। अब देखिए, लार ग्रंथियां तीन जोड़ी है, तीन प्रकार भी तीन है और सब एक एक जोड़ी होती है। तो कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिससे लार अमाइलेज एंजाइम अधिकतम या मुख्यतम निकलता है? तो बता देता हूं आपको, पैरोटिड ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है आपके पास में जो क्या करती है, केवल और केवल लार अमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण करती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, मेनली लार एमाइलेज जो है वो किसके द्वारा स्त्रावित होता है, मुख्यतः वो होता है किसके द्वारा, पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी या सब लिंगुअल अधोजिह्वा जो ग्रंथि है वो लार अमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण नहीं करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लार अमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण कौन करती है, खाली पैरोटिड ग्रंथि करती है। तीसरा बिंदु मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा इसको। जो मांसाहारी होते हैं, शुद्ध मांसाहारी जिसको कार्निवरस बोलते हैं, और घरेलू जो चरने वाले जीव होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जो घरेलू पशु है शाकाहारी, उनमें उनकी लार में लार अमाइलेज एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो शुद्ध मांसाहारी जिसकी बात करें हम लोग, शुद्ध मांसाहारी एवं डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, अंग्रेजी लिख रहा हूं यहाँ पे, डोमेस्टिक मतलब पालतू, हर्बीवेरस मतलब शाकाहारी। ठीक है, या जो क्या करते हैं आपके पास में, जो जैसे घास वास खाने वाले जीव, गाय वगैरह हो गए, उसमें में लार एमाइलेज अनुपस्थित होता है। कि लार में लार एमाइलेज क्या रहेगा, लार एमाइलेज अनुपस्थित होगा, नहीं पाया जाएगा। समझ गए क्या? तो ये तीन विशेष बिंदु थे जो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, मम्प्स के बारे में भी याद रखना होगा। आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है बेटा इनके बारे में, किसके बारे में पूछा जा सकता है कि
लार एमाइलेज किससे निकलता है? तो लार एमाइलेज केवल और केवल पैरोटिड ग्रंथि से निकल रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट ऊपर वाले बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है कि खाली पैरोटिड ग्रंथि ही क्या कर रही है, उसको लार एमाइलेज को निकालने का कार्य कर रही है। यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो यहाँ तक तो अपन एक बार वापस देख लें कि हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। लार ग्रंथि के बारे में डिस्कस किया, बहिस्रावी प्रकार की है, मुख गुहा के बाहर स्थित होगी और इसका मेन स्त्रावण लार होता है, 3 जोड़ी होती है। इसका तुलनात्मक अध्ययन किया, स्थिति के आधार पे, अमाप के आधार पे, नलिका के आधार पे, और खुलती कहाँ पे उसके आधार पे, और लार का प्रतिशत कितना रहता है उसके आधार पे हम लोगों ने इसका वर्णन भी किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोगों ने इसका लार का संगठन देख लिया। संगठन के बाद में हमने कुछ विशेष बिंदु देख लिए। बच्चों वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने संपूर्ण रूप से मुख गुहा के भागों का पूर्ण रूप से वर्णन कर खत्म कर दिया है, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया है। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको ग्रसनी यानी फेरिंग्स के बारे में स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।